नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक मर्डर केस के बारे में। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। दिल दहला देने वाली ये घटना है और इस घटना ने न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। घटना के बाद आरोपी की हरकतों ने मामले को और भयावह बना दिया है। विमेन सेफ्टी को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और पुलिस ने जिस मुस्तैदी से आरोपी को ढूंढ निकाला है वो काबिले तारीफ है। पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताऊंगा मैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची जबकि वो शहर छोड़कर महाराष्ट्र के मुंबई में भाग गया था। जब उसने सिम तोड़ दिया, लड़की के मोबाइल को तोड़ दिया, उसके बाद भी पुलिस उस तक कैसे पहुंची, पूरी पड़ताल करते हैं। आइए जुड़ जाइए इस वीडियो से लास्ट तक। तो ये कहानी एक एमबीए छात्रा की है दोस्तों। आरोपी है, उसका नाम है पीयूष धनोतिया, जिसने पहले हत्या की, फिर फरार हुआ और बाद में आत्मा से बात करने के लिए कथित तौर पर टोना टोटका तक कर रहा था। 10 फरवरी को घटना शुरू होती है। 2026 की शाम है। 24 वर्षीय एमबीए छात्रा अपने घर से कहकर निकलती है कि उसे काम से बाहर जाना है और फिर एक जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल भी होना है। परिवार को अंदाजा तक नहीं था कि ये उसकी आखिरी विदाई होगी। शाम को लड़की घर वापस नहीं लौटती है और रात को उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। परिवार हरकत में आता है और पुलिस को शिकायत की जाती है। कुछ दिन बाद इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में आरोपी के किराए के कमरे से बदबू आने की सूचना मिलती है। पुलिस दरवाजा खोलती है। अंदर जो दिखाई पड़ता है उससे सब स्तब्ध हो जाते हैं। कमरे में छात्रा का नग्न शव मिलता है। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जाती है। कमरे में संघर्ष के संकेत भी मिलते हैं। पुलिस फोरेंसिक टीम को बुलाती है और साक्ष्य जुटाती है। जांच में सामने आता है कि हत्या के बाद आरोपी ने घटना स्थल पर ही नशा किया, मोबाइल का सिम तोड़ दिया, नई सिम खरीदी, मुंबई की ट्रेन पकड़ी और अलग अलग ट्रेनों पर लोकेशन बदलते हुए मुंबई पहुंचा। बताया यह भी जा रहा है कि वो लगभग हर 100 किलोमीटर पर ट्रेन बदलता था ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके। मुंबई पहुंचकर वो एक लॉज में रुका और सामान्य जीवन दिखाने की कोशिश करता रहा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस समय छात्रा की हत्या हुई उसके बाद भी छात्रा के मोबाइल से ही, मतलब उसकी मौत के बाद, उसके कॉलेज के ग्रुप में और घर वालों को मैसेज भेजे जाते रहे। मतलब आरोपी के पास उसका फोन था और आरोपी ही ये मैसेज भेज रहा था। इसका खुलासा बहुत बाद में हुआ। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि मुंबई पहुंचने के बाद उसे बेचैनी हो रही थी। उसने इंटरनेट पर आत्मा से बात करने के तरीके खोजे और रिपोर्ट्स के अनुसार उसने पूजा सामग्री लेकर मुंबई के एक क्षेत्र में कुछ अनुष्ठान भी किए। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच में सामने आया कि शादी को लेकर शायद कोई विवाद चल रहा था, मोबाइल ऐप को लेकर कोई आपसी अविश्वास की बात थी और आरोपी नशे का आदी था। और पुलिस के अनुसार हत्या की योजना लगभग 15 दिन पहले बनाई गई थी। पूरे टाइमलाइन को एक बार देखिए, फिर मैं बताता हूं कि आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची। 10 फरवरी 2026 छात्रा घर से निकलती है और आखिरी बार आरोपी के साथ देखी जाती है। 11 फरवरी परिजन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 13 फरवरी आरोपी के कमरे से शव बरामद होता है। 14-15 फरवरी टेक्निकल जांच चलती है, कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं, सीसीटीवी, लोकेशन ट्रैकिंग, ये सब किया जाता है। 15 फरवरी को मुंबई में लोकेशन ट्रेस हो जाता है। 16 फरवरी अंधेरी स्टेशन क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार होता है और फिर उसे इंदौर लाकर 3 दिन के रिमांड में रखा जाता है। मतलब साफ दिखाई पड़ रहा है कि 11 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली और 11 से लेकर 14-15 फरवरी तक अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करने लग जाए तो उसका परिणाम इस तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें कम समय में आरोपी दबोच लिया जाता है। क्या क्या किया पुलिस ने, आइए मैं बताता हूं और कैसे पुलिस जो है आरोपी तक पहुंची है। तो जब छात्रा लापता हुई तो पहले गुमशुदगी दर्ज कर ली गई, लेकिन जैसे ही आरोपी के कमरे में शव मिला, केस जो है तुरंत मिसिंग से मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। पुलिस का पहला लक्ष्य था लास्ट सीन थियरी लागू करना। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर निकाले, लोकेशन डेटा जांचा और यह पाया कि जो मृतका है आखिरी बार आरोपी के साथ देखी गई थी। यह जांच का पहला मजबूत आधार बना। पुलिस ने आरोपी और मृतका के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकाल ली, IMEI नंबर ट्रैक किया, टावर लोकेशन की मूवमेंट देखी और यहां से बड़ा खुलासा हुआ। हत्या के बाद मोबाइल अचानक इंदौर से बाहर गया, लेकिन लोकेशन लगातार बदलती रही। फिर मुंबई सर्किल में सिग्नल मिला।
आरोपी ने सिम कार्ड तोड़ दिया था, नई सिम ले ली थी, लेकिन एक गलती कर बैठा। मोबाइल का IMEI नंबर उसने नहीं बदला। जैसे ही मोबाइल फिर से ऑन हुआ, सिस्टम ने IMEI हिट दिखा दी। इससे पुलिस को पता चला कि फोन मुंबई में सक्रिय हुआ है। पुलिस ने देखा हर 80 से 120 किलोमीटर में लोकेशन बदल रही है। अलग अलग रेलवे रूट पर मूवमेंट दिख रहा है। इससे समझ में आया कि आरोपी ट्रेन बदल बदल कर यात्रा कर रहा है। पुलिस ने रेलवे CCTV, टिकट बुकिंग डेटा, प्लेटफॉर्म कैमरा फुटेज, RPF इन सब से कोऑर्डिनेट किया। जांच में यह भी सामने आया कि मृतका के मोबाइल से मैसेज भेजे गए थे, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविटी मुंबई से हुई थी। यह पुलिस के लिए कंफर्मेशन था कि आरोपी के पास ही मृतका का मोबाइल है और वही मोबाइल चला रहा है। मुंबई पुलिस से कोऑर्डिनेट किया गया। लोकेशन अंधेरी में दिखाई पड़ा। एक टावर के आसपास से बार बार सिग्नल मिल रहा था। पुलिस ने उस इलाके की भी CCTV, लॉज रिकॉर्ड, किराएदार रजिस्टर ये सब खंगाले। और यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, मानव खुफिया तंत्र यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी काम में आया। संदिग्ध का हुलिया साझा किया गया, स्थानीय सूत्र सक्रिय कर दिए गए, रेलवे ब्रिज के आसपास निगरानी रख दी गई और आखिरकार आरोपी अंधेरी स्टेशन में पकड़ाया। इस आरोपी के वीडियो फुटेज भी जारी हुए हैं दोस्तों। मीडिया से उसका सामना हुआ है और वो इस तरह से हंस रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। किसी के घर का चिराग बुझा दिया है तुमने, और दांत ऐसे दिखाते फिर रहा है ये जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आरोपी ने सिलसिलेवार पूरे जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताया है और अपराध की स्वीकृति भी कर ली है। सबूत उसके पूरी तरह से खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। बस देखना यह है कि कोर्ट का फैसला कब आता है और क्या फैसला आता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मेरी समझ में केवल एक ही सजा है, फांसी। और उसका कारण ये नहीं है कि आने वाले लोग अपराध करने से डरें कि फांसी हो सकती है। मेरी समझ में फांसी उस व्यक्ति को इसीलिए होनी चाहिए कि ये अब समाज में रहने लायक नहीं है। ये साइको किलर है। इसने अपनी प्रेमिका को मार डाला है, उसके शरीर से कपड़े उतार कर उसने फेंक दिए। उसके बाद उसने उसको जान से तो मारा ही, घर में बैठकर नशा करता है और फिर आत्मा से बात करने के तरीके ढूंढता है। ये आदमी समाज में रहने लायक नहीं है। आपका क्या सोचना है? इस आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए और जुड़े रहिए अपने इस फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, क्योंकि कोर्ट का निर्णय आना भी बाकी है और इस मामले में और बहुत सारी परतें उजागर होना बाकी है जो हम आप तक लाते रहेंगे। और अंतिम फैसला तो कोर्ट का ही आएगा। आप और हम होते कौन हैं फैसला सुनाने वाले। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं, वो रखिए। जुड़े रहिए। जय हिंद।